असतो मा सद्गमय। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है। प्रिंसिपल्स मीन्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मैनेजमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिससे कि हम मैनेजमेंट को और स्मूथली रन कर सकें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर कहें तो गाइडलाइंस होते हैं जिससे कि वो प्रॉपरली वर्क कर सके एफिशिएंटली और एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिख दिया हूँ कि सर कि आप अच्छे से थोड़ा सा डेफिनेशन हो जाए कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट विच इम्प्रूव्स एक्शंस, डायरेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। तो कोई भी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है या हॉस्पिटल है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उनके लिए मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है कि सर उनके एक्शंस को एक गाइडलाइंस के थ्रू डायरेक्शन देता है जिससे कि उनका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है या फिर कहें तो डिसीजन मेकिंग जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बेटर रिजल्ट्स उनको मिलते हैं आने वाले फ्यूचर में। इतना हो गया क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे सर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सिंपल सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट। तो वो कहाँ कहाँ आएंगे? सिंपल सी बात है, हर जगह काम आने वाले हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, प्राइवेट कंपनी हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, है ना। तो ये हर जगह काम आता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फर्म ने सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के लिए बनाई है तो वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ प्राइवेट में ही काम आएगा। हर जगह वो काम आ सकते हैं, बस इतना सा है वो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है उसका सर जनरल गाइडलाइंस। जैसे कि मैंने आपको बोला सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो गाइडलाइंस का मतलब यही होता है सर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रिकॉशंस आपको बताया गया, ये करना है, ये नहीं करना है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपका इंप्रूव हो रहा हो, डायरेक्शन मिल रही हो कंपनी को। तो इसलिए सर्टेन जनरल गाइडलाइंस होते हैं। और क्या ये जो प्रिंसिपल होते हैं इनका नेचर क्या है? सिंपल सी बात है सर, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ये फ्लेक्सिबल है, इनको कहीं भी यूज हम कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब मान लीजिए मैं जो यहाँ पे एक एक सिंगल छोटा छोटा टर्म्स दे रहा हूं ना, इन टर्म्स को आपको याद रखने हैं ताकि आप क्या हो सके जब भी एग्जाम में आ जाए कि व्हाट राइट द 5 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप ये लिखोगे कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन, लेकिन किस तरीके से फॉर्म करके लिखोगे मैं बताता हूं आगे। कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन मान लो ये आपको टर्म याद है कि हाँ फीचर उसका एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, तो उसको आप कुछ ऐसे लिखोगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, है ना। तो ये देखो इतना बड़ा आपका एक पॉइंट बन गया कि नहीं, इतना छोटा जो दिख रहा था ये इतना बड़ा बन गया। अब इसको अंडरलाइन करके इसको डिस्क्राइब करना कम से कम 5 पॉइंट्स में, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो सीएचएसई मीडियम है, सीबीएसई या फिर आईसीएसई नहीं है। अगर आप उस बैकग्राउंड से आए होंगे सीबीएसई या फिर आईसीएसई से, तो वहां पे क्या होता है टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है और वहां पे हमको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन सीएचएसई में ऐसा नहीं होता है, आपको एक सर्टेन पॉइंट लिखे बड़ा सा, उसको 5 पॉइंट में कैसे भी डिस्क्राइब करोगे, 5 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करोगे, जितना हो सके उतना कॉपी को भरो, क्योंकि जितना भरोगे उतना मार्क्स मिलेगा। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। टू द पॉइंट आंसर लिखोगे मार्क्स नहीं मिलने वाले। पॉइंट लिखो, उसको बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब करो, इलाबोरेट करो। कैसे होगा ये सब? सिंपल सी बात है सर, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो रोज। और आज से एक रूल बना लो अपना कि आप रोज का कम से कम 20 पेजेस आप लिखोगे, नहीं तो जो हैबिट है ना, हैबिट नहीं बनेगा। और हैबिट नहीं बनेगा तो एग्जाम में आपका हैंड राइटिंग स्लो हो जाएगा और 2-4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क वाले छूट ही जाएंगे आपके कैसे भी। तो उसको नहीं हो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि रोज कम से कम 5 पेज बिजनेस एंड मैथमेटिक्स का आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर्मूला प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख लिख के जितना हो सके लिख लिख के बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो मैं बता दूंगा कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें लिख लिख के, जिससे कि कम टाइम में हमारा ज़्यादा एफिशिएंसी और हैंड राइटिंग भी अच्छा बने, इलाबोरेटिव जो राइटिंग है हमारा वो अच्छा बन सके।
तो मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर कि सर हमारा ये तीनों पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशन, जो ये प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बदल जाते हैं या फिर कहते हैं यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई भी कंट्री है, कोई भी रिलीजन, कोई भी रीजन है, नॉट रिलीजन, रीजन है, स्टेट है, तो वहाँ का इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, उस हिसाब से जैसा सिचुएशन होगा वैसे ही प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके वजह से एफिशिएंसी बढ़ सके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कहते तो बिजनेस का, ठीक है। अब देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब सिंपल सी बात है सर, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में तो क्या होगा, उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ दिखेगा। तो बस उसी चीज को बताया गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं तो जैसे कि एक डिवीजन ऑफ वर्क एक हमारा प्रिंसिपल है या फिर कहें तो एक है, जिससे कि मैनेजमेंट स्मूथ हो सके। तो डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं मतलब हर एक लेबर का एक पर्टिकुलर वर्क हम अगर दे देते हैं तो उससे क्या होता है, सोचिए क्या होता है। सिंपल सी बात है, वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और एक बार स्पेशलाइजेशन उसने अगर हासिल कर ली तो टाइम उसको बहुत कम लगेगा और इफेक्टिवनेस उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बस इसलिए है उसका एक फीचर है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चीजों में है। और देन आता है रिलेटिवनेस कि अकॉर्डिंग टू दी क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट हो गया या फिर अकॉर्डिंग टू द फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, वहां का जैसा कंडीशन होगा ये वैसा ही ढल जाएगा वहां पर, ठीक है। देन आते हैं सर सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि सर राइट 5 या फिर 10 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप क्या क्या लिखेंगे, ये सारे टर्म्स याद रखेंगे और जैसे मैंने इलाबोरेट किया उसको आप इलाबोरेट करके लिखेंगे। सबसे पहला इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। सर ये मैनेजरियल टर्म क्या है वो समझ नहीं आया, ठीक है। देखिए मैनेजरियल का मतलब होता है, मैनेजरियल जो है वर्ड, मैनेजरियल में ये जो मैनेजर टर्म है, मैनेजर का मतलब सिंपल सी बात है सर जो मैनेज करता है चीजों को। जैसे कि फॉर्म में फंड रेज कैसे होगा, बिजनेस में फंड रेजिंग कैसे कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग कैसे होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को मैनेज करने वाले, एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट करने वाले, फिर अब फाइनेंसेस भी तो होते हैं ना बिजनेस के, उनको मैनेज करना है तो उन कौन मैनेज करेगा सर, मैनेजर्स करेंगे। क्यों, तो जो जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके लिए सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस होंगे, तभी वो चीजों को सही डायरेक्शन में वर्क या फिर तो फ्लो करवा पाएंगे। तो बस वही पॉइंट है कि इंक्रीजेस मैनेजर एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सर एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या है आपको तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन वो लेवल, टॉप लेवल का मैनेजमेंट है जहां पे पॉलिसी मेकिंग होता है ना, रिसोर्स कलेक्ट करते हैं टू फॉर द बिजनेस या फिर कोई तो ऑर्गेनाइजेशन, और उस रिसोर्स को कलेक्ट करके फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो कौन कौन वो लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं ये भी आपको पता होगा सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के सीईओज या फिर सीएफओज, सीएमए और या फिर कहें तो चार्टर्ड अकाउंट्स, ये जितने भी हैं उनका इफेक्टिवनेस और भी बढ़ जाता है। तो वही पॉइंट को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। देन आता है आपका सर एडजस्टिंग टू एनवायरमेंट। जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है या तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंज हो जाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है कि और जैसा जैसा एनवायरमेंट चेंज होगा ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो यही पॉइंट है फ्लेक्सिबल पॉइंट जो यहाँ पे है, यहाँ पर भी वही मैंने लिखा है कि आपको रिलेट कर पाओ। अगर फीचर्स याद हो गए तो आप सिग्निफिकेंस याद रख लोगे, सिग्निफिकेंस अगर याद होगा तो फीचर्स याद रख लोगे, वाइस वर्सा आपका, ठीक है। देन आते हैं फोर्थ पॉइंट आपका प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने बोला था गाइडलाइंस अगर रहेंगे प्रॉपर, आपको डायरेक्शन दिया जाएगा तो आप डिसीजन मेकिंग जल्दी कर पाएंगे, जिससे कि आपके कोई भी फॉर्म है, बिजनेस है, उसका एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी बढ़ जाए। एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी में अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसका मैं देता हूं। एफिशिएंसी का मतलब होता है सबसे कम टाइम में चीजें हो जाए तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, और इफेक्टिवनेस जिसको होता है सबसे कम कॉस्ट में अगर काम हो जाए तो वो होता है इफेक्टिविटी, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं सर फिफ्थ पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस। कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं सर? रिसोर्सेस में आपके आते हैं लैंड, लेबर आता है, आपका लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है ना, और हाँ ये लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये जो रिसोर्सेस हैं आपके कंपनी के या फिर कहे तो बिजनेस के, वो सही तरीके से यूज हो सकते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है प्रॉपर यूज होते हैं, ना ही ज्यादा वेस्ट होता है, ना ही एक्सेस मात्रा में उसको वेस्ट मत यूज किया जाता है, जितना रिक्वायर्ड उतना, ठीक है। जैसे कि वही बात है सर, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है आपके बिजनेस का। बस इन्हीं सारी चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट, आप इन चीज़ों को अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, या फिर कहे तो मैं इन सब का स्क्रीनशॉट जो है क्लिक करके उसका पीडीएफ बनाकर आपको पीडीएफ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। तो जल्दी से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। देन आते हैं सर प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स। ये जो आपके मैनेजर्स होते हैं ना, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। कैसे सर? बाय सर्टेन टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन क्लासेस सेशन कंडक्ट करवा दिया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कंडक्ट करवा दिया, या फिर संदीप माहेश्वरी को बुला लिया। तो अभी उनका झगड़ा भी तो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, तो आप उन चीज़ों में ना पढ़ो, उनसे देखो कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ठीक है ना। ऑब्जर्व करना सीखो उसमें पढ़ने से बजाय। देन तो वही लोग आते हैं ट्रेनिंग करवाते हैं मैनेजर्स को, तो क्या है वो क्या करते हैं ट्रेनिंग में? कुछ रूल्स बताते हैं, कुछ रेगुलेशंस बताते हैं, कुछ गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको फर्दर कि आप चीज़ों को इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है? सिंपल सी बात है, मैनेजर सही से काम करते हैं, जितने भी वर्कर्स हैं सही से काम करते हैं, एम्प्लॉयज आपके कंपनी में, तो आपका कंपनी का एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो वैसे ही आपको भी करना है, आपको भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बैठाना पड़ेगा कि सर सुबह में ये काम करूंगा और रात को ये काम करूंगा। मान लो कि फॉर एग्जांपल आप एक रूटीन रहे कि हाँ इस समय ये काम होना चाहिए, इस समय ये काम होना चाहिए। आज अगर मैं 3 घंटा पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा ही कैसे? बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उससे क्या होगी? सिंपल सी बात है, आपका भी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगा आपके लाइफ में। देन आते हैं प्रॉपर इफेक्टिवनेस। जैसे मैं बोला प्रॉपर इफेक्टिवनेस मतलब सही तरीके से कम कॉस्ट में उनका बहुत अच्छा काम हो जाता है। अगर कहें तो ब्रिलियंट काम भी कम पैसे में हो जाते हैं। जैसे कि देखो नासा जो है एक आपके सोलर मिशन के लिए 7,000 करोड़ 3,000 करोड़ इतने पैसे इन्वेस्ट करती है ताकि तब जाके उनका क्या बोलते हैं स्पेसक्राफ्ट रेडी होता है। यहाँ पर हमारे इंडियन जो इसरो है ना, वो तो मतलब 400 करोड़ में इतने कम बजट में एक फिल्म मतलब रॉकेट बना दे रही है। आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया। वहां पे ना फिल्म के बजट होते हैं 3,000 करोड़ 4,000 करोड़, छोड़ो 500 करोड़। यहाँ 500 करोड़ में पूरा रॉकेट और स्पेस मिशन ही बन गया। तो बहुत चीजें हैं। वही कहने का मतलब कि इफेक्टिवनेस प्रॉपर वहां पे नहीं अप्लाई होती, जहाँ पे इसरो में है इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई लोग करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेस को मैनेज करना जानते हैं। हम भारतीय बोलते हैं ना जुगाड़ू, तो जुगाड़ू बनना चाहिए हमें हर अपने लाइफ के पोजीशन में। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट वाला देख लेते हैं सर, फेल्स के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना हेनरी फेल्स के 14 प्रिंसिपल्स, जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। और उन्होंने ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स थे ना 14 प्रिंसिपल, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किए हैं अलग अलग डिफरेंट कंपनीज में। एक टाइम में एक बार की कहानी है कि यूएस में एक कंपनी में वो काम करते थे, जॉब ढूंढने के लिए गए थे, तो वहाँ पे काम करने लगे। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स टेक्निक्स बहुत सारे अप्लाई किए और उन्होंने मैनेजमेंट में पढ़ाई भी की थी। तो उस लॉस मेकिंग कंपनी को उन्होंने हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में भी कन्वर्ट कर दिया था उन्होंने। तो ये कुछ उनके 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज करके वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा ग्रो किए हैं। तो सबसे पहला हमारा सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है सर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है ना कि वर्क को कैटेगराइज कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द लेबर और अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। जैसा स्किल्स और क्वालिफिकेशन होगा उसी हिसाब से इनको काम दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था ना दोस्तों कि वो जो काम है ना बहुत ही जल्दी हो जाया करता था, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है। और यही है स्पेशलाइजेशन, या फिर कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि एक बंदा एक काम कर रहा है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो उस काम में एकदम एक्सपर्टाइज हो जाएगा। एक्सपर्टाइज हो जाने के कारण काम में देरी बिल्कुल नहीं लगेगी और
चीज़ें बहुत जल्दी प्रोसेस आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, ये आप दो ठो पॉइंट आपको मेंशन करने के लिए कहेगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि सर दो पॉजिटिव पॉइंट और इधर इधर राइट साइड में जो है आपके ये वाले हो जाएंगे आपके दो नेगेटिव पॉइंट्स। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि लाइटन द बर्डन, डिवीजन ऑफ वर्क करने से लेबर के ऊपर जो होता है ना, वर्क का बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से काम में प्रेशर नहीं होता है, और प्रेशर नहीं होगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से स्मूथली वर्क करेंगी। फिर आता है आपका हायर एफिशिएंसी। जब एक व्यक्ति बार बार एक ही काम को करेगा तो उस काम को करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा, तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बंदे की बढ़ जाती है, उस काम में उसका हाथ एकदम साफ हो जाता है और चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपके दो पॉइंट्स। और दो नेगेटिव पॉइंट्स, मोनोटोनी। मोनोटोनी मीन्स कि उस नेगेटिव पॉइंट से मोनोटोनी हो जाता है उसका, जिसके कारण वो उस चीज में पकड़ ले लिया है। तो अगर मान लो उसको कोई पूछ रहा है कि सर ये काम कैसे होता है, तो जानबूझकर नहीं बताता ज़्यादातर। तो इससे क्या होता है ना, लोगों में इनिशिएशन खत्म हो जाता है कि पहले दूसरा भी कोई स्टार्ट कर सकता है, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे एक ही बंदे के पास कंट्रोल रह जाता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का या फिर एक पर्टिकुलर वर्क का। देन दूसरा नेगेटिव पॉइंट है लेक ऑफ इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई बंदा आगे फर्दर स्टेप भी नहीं लेता है कि सर मैं ये दूसरा वाला काम स्विच कर सकता हूँ कि नहीं। मान लो एक काम करने में मन नहीं लग रहा है तो दूसरे काम में भी कर सके, लेकिन इसी के कारण, स्पेशलाइजेशन के कारण इनिशिएटिव लोग नहीं ले पाते हैं, तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है। देन आता है आपका सर प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो कंपनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ऑथोरिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ सिंक होकर रहनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। सिंक का मतलब क्या होता है कि सर जो बंदा ऑथोरिटी है, उसके पास पावर है, जिसके पास, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अकॉर्डिंगली निभानी चाहिए कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है ना। और या फिर कभी कभी ये भी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास है लेकिन वो ऑथोरिटी नहीं है, पावर नहीं, जिससे कि वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। इसीलिए ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वन बाय वन ट्रैक मिलाकर सिंक कर चलना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, अगर कोई प्लान्स बना रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को फ्लो कर पाएगा और चीज़ें जल्दी से जल्दी एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट हो सकेंगी। तो इसके दो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि सर बेटर रिजल्ट्स देता है, सिंपल सी बात है। अगर कोई प्लान पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं विद इफेक्टिविटी। दूसरा पॉइंट है सर मीटिंग टारगेट्स। टारगेट उसके कंप्लीट होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम डेडलाइन, जो भी होगा उस हिसाब से वो कंप्लीट हो जाते हैं। दो नेगेटिव पॉइंट इसके क्या हो सकते हैं कि मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी। मान लो किसी के पास पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो पावर के क्या करता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देता है, तो ये क्या है, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी ही है। देन आता है ओवरबर्डन। जब किसी के पास सर ऑथोरिटी, पावर भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती हैं और बंदा संभाल नहीं पाता है और मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो ये हो गया उसका सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन मतलब क्लास में चुपचाप रहने वाला डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पे, है ना। डिसिप्लिन का मीन है यहाँ पे कि सर ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑथोरिटी, है ना, कि आपको ऑथोरिटी के लिए रिस्पेक्ट है। वो कि आप अगर ऑथोरिटी आपको कुछ कमांड देता है, प्लान देता है, पॉलिसीज देता है इंप्लीमेंट करने के लिए, तो आप उसको विथ ड्यू रिस्पेक्ट उसको फॉलो करते हो वन बाय वन विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो क्या क्या इसमें आपके प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के? सर क्या कि एफिशिएंसी बढ़ता है बंदे का। डिसिप्लिन होने से इसका मतलब सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको दिया गया है फॉलो, जिसके करके वो फॉलो एक वर्कर एम्प्लॉय करता है उस सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो चीज़ें कम टाइम में और कम पैसे में सबसे ज़्यादा बेस्ट आउटपुट उसका निकल कर आ जाता है ना। तो हो गया वो एनहांसेस एफिशिएंसी। जैसे कि हायर एफिशिएंसी में एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर पापा आपके पीछे बैठे डंडा लेकर, तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? तो वही होता है डिसिप्लिन का मैजिक। अब देखते हैं आपका सर नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव कि सर प्रॉपर वर्किंग, बंदा सही से काम करता है सर, इसमें झंझट बिल्कुल होता नहीं है और चीज़ें बहुत स्मूथली वर्क करती हैं। लेकिन इसका एक दो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। क्या सर? डिले इन वर्क।
काम में बहुत ही ज़्यादा डिले होता है। हाँ, डिले से एक याद आया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर आप ना सब्सक्राइब बटन दबाने में डिले मत करो। आप सब्सक्राइब बटन को दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट मुझे करो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। पढ़ाई में प्रॉब्लम है, टाइम टेबल नहीं हो पा रहा है एग्जाम के लिए, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे कि मैं उसको सॉल्व कर दूंगा फर्दर आने वाले वीडियोस में। ठीक है ना बच्चे? और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन जरूर करें। ठीक है ना? अब देखते हैं इसके दो नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। डिले इन वर्क, सर अगर डिसिप्लिन ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा ही सख्ती हो गई ना, तो लोग डरेंगे अपने मैनेजर से बात करने में, कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाएंगे वो, जिसके कारण क्या होगा ना, चीज़ें थोड़ी सी रुक जाएंगी। सिंपल सी बात है, अगर आप डरोगे तो क्या होता है, मरोगे, या फिर काम से नहीं ढंग से होगा। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या सर, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द सेंस टाइम, मनी, फिर लेबर, आपका जो भी है, मान लो कि वही घबराहट के कारण, डर के कारण, कंफ्यूजन के कारण आप नहीं पूछ रहे हो, ज़्यादा ही डिसिप्लिन हो गया है, तो बंदा सही से काम नहीं कर पाएगा और रिसोर्सेज का भी वेस्टेज होगा। ठीक है ना? आप लेकिन अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें। आपकी मम्मी पापा का जो भी पैसा दिया हुआ है ना इंटरनेट के लिए, तो उसका सही उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है? देन आते हैं सर आपका फोर्थ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है ना? तो ये आपका प्रिंसिपल क्या कहता है सर कि कमांड मतलब वन पर्सन टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन, एक ही बंदा कोई ऑर्डर पास करेगा जो कि सिर्फ एक ही बंदा फॉलो करेगा। 10 बंदे यहाँ पे नहीं आएंगे और 10 ऑर्डर देंगे, तो एक बंदा क्या क्या करेगा, किस किस का रूल मानेगा, किस किस का फॉलो करेगा डायरेक्शन, है ना? जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी ऑर्डर दे रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल भी ऑर्डर दे रहे हैं, फिर एक चीफ गेस्ट है वो भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो एक टीचर बंदा फंस गया है कि नहीं बीच मझधार में, किस किस का बात मानेगा। इसलिए एक बंदा होना चाहिए ऐसा जिससे कि सिर्फ उन्हीं से ऑर्डर लेगा और पूरा ही करेगा, और चाहे कोई भी कितना भी कुछ बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो उसका दो पॉजिटिव पॉइंट से इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या होगा सर, एफिशिएंसी बढ़ेगी फर्म की या फिर कोई भी बिजनेस का, बहुत टाइम बचेगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली कंप्लीट हो जाएंगी। इसी चीज़ को आपको इलाबोरेटली लिखना है। आने वाले वीडियोस में हम कल परसों लाइव करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है ना, राइटिंग। ठीक है? और क्या होता है सर, अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो सर नो कन्फ्यूजन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कोई भी कोई कमांड दे रहा है उसमें कन्फ्यूजन कोई भी नहीं रहता है, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहती हैं, क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि एक बंदा तो बता रहा है तो लिख के दे दिया होगा या फिर प्रोजेक्ट फॉर्म में आपको बता दिया होगा। देन दो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि अगर ये अप्लाई नहीं होगा यूनिटी ऑफ कमांड कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म में या फिर बिजनेस वर्क में, तो क्या हो सकता है सर, कम्युनिकेशन डिले होता है। जैसे कि मान लो एक बंदा ऑर्डर दिया, दूसरा बंदा ऑर्डर दिया, तो तीसरा बंदा ऑर्डर दिया, तो काम कब होगा, है ना? या फिर कहें तो ए लेवल से लेकर मिडिल लेवल, मतलब ए मतलब टॉप लेवल, टॉप से मिडिल लेवल तक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगा, तो यहाँ पे डिले होगा। और क्या होगा सर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज़्यादा होगा। अगर यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई नहीं होता है तो चीज़ें एक ही जगह कनेक्ट मतलब रहने की जगह बहुत ज़्यादा लोगों के पास पावर चले जाएंगे, है ना? देन आता है सर आपका 5th नंबर प्रिंसिपल, जो कि सर आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कि कोई एक ही बंदा एक ही प्लान आपको बताएगा और एक ही गोल के लोगों को वो डायरेक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड और डायरेक्शन बहुत फर्क है। यहाँ पे एक बंदा से सिर्फ रिसीव करने का कानून है ऑर्डर, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि एक बंदा हेड रहेगा एक ग्रुप ऑफ पीपल का, जो कि एक प्लान फॉलो करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। ये होता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देन इसके दो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, अगर इस क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को कोई अप्लाई करता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो सर उसके गोल्स टाइम पर अचीव होने लगेंगे, सही से वर्क फ्लो होने लगेगा, लोगों में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में और लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी सर एक वर्क फ्लो कोऑर्डिनेशन लोगों में बना रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा।
क्योंकि 10 लोग रहेंगे तो 10 बातें, और 10 बातें मतलब टेंशन ही टेंशन, है ना। छोड़ो, आप टेंशन ज़्यादा मत करो, एग्जाम के लिए निफिक्र, मतलब बिना टेंशन के पढ़ाई करो, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है, आपका पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे वेबसाइट ना www.chscjungle.graphy.com लिंक है, वो जाकर सर्च करो गूगल पे और हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करो। +2 फर्स्ट ईयर के लिए मैं बहुत सारा कोर्सेस लॉन्च किया हूँ, अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें फुल कोर्स इन ऑनली बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ पे अवेलेबल कर रहा हूँ, तो जाइए चेक कीजिए। चलिए आते हैं पढ़ाई में, ठीक है सर। क्या अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है नहीं अप्लाई करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है सर? क्लैशेस कैन ऑकर। क्लैशेस मतलब एक व्यक्ति एक प्लान बताएगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा प्लान बताएगा, क्योंकि 10 लोग 10 प्रोस्पेक्टिव चीज़ों का, तो सही से ऑकर नहीं होंगी चीज़ें और सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होगा। देन आते हैं सर नो इनिशिएटिव्स। कोई भी इनिशिएटिव या फिर कोई पहला कदम उठाने को तैयार नहीं होगा। जैसे कि आपके घर में ही मम्मी आपकी कुछ और बोल रही है, पापा जी कुछ और बोल रहे हैं करने को, भाई कुछ और बोल रहा है डॉक्टर, इंजीनियर और क्या बोलते हैं बैंकर बनने के लिए, लेकिन बनोगे तो आप क्या नल्ले, वो तो पता ही है आपको। छोड़ो, नल्ले तो नहीं बनना, कम से कम पढ़ाई लिखाई करके कुछ अपना स्किल डेवलप करो। वो भी उसके लिए भी वीडियोज आने वाली हैं फ्यूचर में कि आप अपना स्किल क्या डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सर आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ, क्या लिखा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहां पर समझो चीज को कि एक बंदे का इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बोलते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति के लिए 10 व्यक्ति सफ़र करे तो सही नहीं है। 10 व्यक्ति की भलाई के लिए एक व्यक्ति कट जाए, मर जाए, चलेगा। तो ये यहाँ पर वही बताया गया है कि एक व्यक्ति को अगर मान लो कुछ और गोल वो सेट कर रहा है तो उसके लिए नहीं चलना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है उसके ऊपर देखना है। तो इसको करने से क्या होगा सर कि गोल्स आपके टाइमली अचीव होंगे। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन इनमें बना रहेगा, है ना। जैसे कि आप दोस्त हो, 10 जन का ग्रुप है, 5 जन 5 नहीं 7 जन बोल रहे हैं कि भाई देख हम लोग केक मंगाते हैं, बर्थडे है तेरा, तो केक मंगाते हैं स्ट्रॉबेरी वाला, ठीक है। तो वो 7 जन मेजोरिटी बोल रहा है और माइनॉरिटी तो बोला नहीं सर हमको तो चॉकलेट केक खाना है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं? तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, क्योंकि एक रूल है जहां मेजोरिटी रहेगी वहीं पे आपको स्विच करना होगा। तो 7 जन का जैसा फेवरेट है स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी आना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही वो बोल रहा है कि सर ये करने से गोल्स अच्छे से अचीव होंगे, बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट होगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा आपके ग्रुप में। दोस्त भी बोलेंगे चल बंदा अब मेरे लिए, हमारे या फिर हमारे लिए अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, लोग भी सोचेंगे दिस इज अ गुड बॉय, है ना। देन आते हैं सर नेगेटिव इफेक्ट्स पे कि इसके 2 नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते हैं बिजनेस में। तो सर सबसे पहले होता है इफेक्टिव इंडिविजुअल। इफेक्ट इंडिविजुअल का इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब होने लगता है सर मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये लेना है, ठीक है। देन आता है सर नेक्स्ट गोल की ऑर्गेनाइजेशन गोल सफर। और तो जब अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो बिजनेस का गोल है कि सर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, तो उसमें ये दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा पैदा करती हैं। समझ गए आप? अब देखते हैं सर नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सर, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सर सैलरी या फिर कहे तो वेजेस कह लीजिए या फिर आप सैलरी कह लीजिए। आप सही सैलरी दीजिए किसको सर? वर्कर्स को। वर्कर को सही टाइम पे सही अमाउंट ऑफ आप उनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो आपका वर्कर खुश रहेंगे, टाइम पे काम करके देंगे, और दूसरे लोगों को भी आप वो मोटिवेट करेंगे सर भाई आप हमारे कंपनी में आ जाओ, काम करो, क्योंकि यहाँ तनख्वाह बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। तो तनख्वाह का ही मेन सब लोग चाहे यहाँ पे। तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं? 2 फायदे आपको लिखने हैं एग्जाम में सर कि मोटिवेशन टू द वर्कर्स। लोगों को, वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि सर हमको इस कंपनी में बने रहना है क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है, और कमिटमेंट रहता है कि सर
अब आप बोल दिए ना कि पैसा बढ़ गया हमारा 10,000 रुपये, तो चलिए सर हम आपके लिए क्या करते हैं, कंपनी मतलब वर्कर्स बोलते हैं कंपनी को, हम आपका काम मतलब सर 1 महीने में कर देंगे 2 महीने के काम, ठीक है, जल्दी करके दिखा देंगे। कमिटमेंट रहता है और उसमें जोश ज़्यादा रहता है कि सर करके दिखाना है, पैसा तो ज़्यादा मिल रहा है, कंपनी को चलो फीडबैक बहुत अच्छा देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रिंसिपल है। और अगर ये ज़्यादा ही होने लगता है, अगर मान लीजिए फेयर रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिस इसके कारण हो सकता है क्या सर, एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स होती हैं। जैसे आपका एक्सपेक्टेशन हर्ट हुआ था किससे, उससे, तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ना हर्ट होते हैं। कैसे कि मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी से कि हमको एक 15,000 का सैलरी देगा मंथली, लेकिन वो दे कितना रहा है सर आपको 10,000 रुपीज़, तो आपको वहाँ पे डिसएडवांटेज या फिर तो एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स हो रहे हैं। इसलिए डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करो, बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, लेकिन फल गोल सोचे रहो क्या है, लेकिन गोल के लिए ज़्यादा वरीज मत करो। तो ऐसे भी आप ज़्यादा वरी मत करो, एक्सपेक्टेशन मत करो किसी से, सिर्फ और सिर्फ काम करते जाओ, क्योंकि काम अगर करते जाओगे तो डायरेक्शन हमेशा अप में जाएगा, नीचे कभी नहीं जाने वाला। देन आते हैं सर आपके हायर वेजेस कॉस्ट के ऊपर। अगर ज़्यादा ही आप बढ़ा रहे हो, डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हो, जिसकी मोटिवेशन आए, उससे एक नुकसान भी तो है। वो सोचेंगे यार ये तो बढ़ा रहा है, तो ज़्यादा काम करके देंगे तो और पैसा बढ़ेगा, और 4 घंटा काम करेंगे तो और हमको मतलब पैसा दे देगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए ये 2 उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देन आता है सर आपका 8 नंबर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सर सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है सर, सेंटर में आ जाता है क्या, पावर। सेंटर मतलब सर जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ के पास मेन पावर जो है उनके पास रहता है, तो उसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। कुछ भी काम होगा लोअर लेवल मैनेजमेंट का, जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर हो गए, सीधा बोलेंगे सर जी हमको इतना पैसा चाहिए, या फिर सर जी हमको ये दिक्कत हो रहा है, हमारा वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, आप हमको चाय पानी नहीं देते सही से, है ना, और ड्रेस यूनिफॉर्म भी नहीं है। क्या मतलब, क्या धंधा कर रहे हो या फिर गंदा कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है हमको। तो सेंट्रलाइजेशन में यही होता है, मेजर लोग ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या करना होता है हमको अपने सिस्टम में सर, डिसेंट्रलाइजेशन को भी अपनाना पड़ता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सर, डी का मतलब होता है नो, तो नो सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर एक के पास नहीं, वो 2-4 लोग से बट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा दूं, तो सर ये अगर एक बंदा है तो ये बंदा अपने फर्दर मैनेजर्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये दोनों और 2 को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिससे कि क्या हो गया ना, ऑथोरिटी सिंपल हो गया। अब मान लो वर्कर को बोलना होगा सर हमको ये दिक्कत है, हमको पैसा सही से नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं है, तो वो नीचे वाले से कांटेक्ट करेंगे, नीचे वाला ऊपर वाले से कांटेक्ट करेगा, और मिडिल लेवल में ही सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। कंपनी के छोटे मोटे ही खर्चे हो गए, लेबर को करने हैं, तो कहाँ, थोड़ी ना जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने जाएगा भाई, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए नीचे वाले लोगों से कांटेक्ट करेगा, तो बोलेंगे ठीक है भाई आप पैसा ले जाओ और ये काम अपना जो भी है कर लो। समझ गए? तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का एक इंटीग्रेशन को ही लेके चलेंगे, तभी वो प्रिंसिपल अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, इसके 2 पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है सर, कि पॉजिटिव ऑफ बोथ, हमको सेंट्रलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा कि हमको चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, और डिसेंट्रलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा, जिससे कि छोटे छोटे डिसीजंस जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। क्विक डिसीजन मेकिंग, जैसे कि मैं बोला कि अगर मान लो किसी को आलू चॉप बड़ा खाना है, वो किसको बोलेगा, खुद के पास पैसा है, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन कंपनी वालों को बोलना पड़ेगा ना, तो मैनेजर को बोलेगा, तो मैनेजर उसको बोलेगा ठीक है भाई आप 100 रुपये ले जाओ, और जो भी आलू चॉप बड़ा दम बिरयानी खाना है आप खा के आ जाओ। तो क्या हुआ, ये एक डिसीजन बहुत ज़्यादा क्विक, 1 सिंगल क्लिक में ही सॉल्व हो गया। देन अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा सर, कन्फ्यूज़न होगा और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होगा। लोग सेंट्रलाइजेशन खाली होगा तो क्या होगा, मेन अथॉरिटी बड़े ग्रुप्स मतलब नीचे वाले वर्कर को कुछ समझते नहीं है, आपको ही पता है, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और वो ज़्यादा अपना धावस जमाने लगेंगे।
और अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लोगों के पास पावर है तो कॉन्फ्यूजन होगा, ये सवाल किससे पूछूं या फिर ये ऑर्डर किससे लूं और इस काम के लिए किससे मैं पूछूं जिससे कि मेरा काम हो जाए। नहीं तो फिर पता चला कि वर्कर अपने मर्जी से कर दिया और इसको निकाल दिया गया नौकरी से। तो यहाँ पे यही होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। एक काम कीजिए, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, एक गिलास, वीडियो को पॉज करके पानी पी लीजिए, सेहत थोड़ी अच्छी रहेगी आपकी। बहुत थोड़ा लंबा हो गया ना, हो गया, पानी पी लिया। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल क्या करता है सर, स्केलर चेन प्रिंसिपल करता है सर, जो टॉप लेवल अथॉरिटी है, मिडिल लेवल अथॉरिटी है, लोअर लेवल अथॉरिटी है, इन सभी को कनेक्ट करने का एक दूसरे से काम करता है आपका स्केलर चेन। ठीक है, और अगर मान लो इफ कि अगर लोअर लेवल मैनेजर मतलब वर्कर को जो सबसे नीचे काम करते हैं फैक्ट्रीज में, उनको कनेक्ट करना है दूसरे ब्रांच में वर्कर्स को, तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे, मालिक को फोन करना पड़ेगा, मैनेजर को बोलना पड़ेगा, फलाना को बोलना पड़ेगा, ठिकाना को बोलना पड़ेगा, घूम घूम के करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या होगा सर, जो नीचे लेवल के वर्कर्स हैं फैक्ट्री वाले, वो सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो। जैसे कि मान लीजिए उस फैक्ट्री में लाइट चला गया तो लाइट वाले जो डिपार्टमेंट वाले वर्कर होंगे उनसे कांटेक्ट किया जाएगा सीधे वर्कर टू वर्कर, तो इससे टाइम बहुत ही ज़्यादा बचेगा, है ना, और सिस्टम एकदम बना रहेगा, ज़्यादा ऊपर वालों को झंझट नहीं लेना पड़ेगा। तो यही है आपका, और इसे जो एक कनेक्शन बनाता है लोअर लेवल टू लोअर लेवल, मिडिल टू मिडिल लेवल, और हायर लेवल पे जाना नहीं पड़ेगा ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए। तो उस एक जो वे है ये, इसको हम गैंग प्लान बोलते हैं। झकास रहता है, फिर कहते हैं मक्खन रहता है, मस्त फ्लो करता है, क्विक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन 1 क्लिक में पहुंच जाता है सर। उठाइए और वर्कर टू वर्कर बात कर लिया, या फिर मिडिल टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट बात कर लिया। और इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं, टाइम कंज्यूमिंग है और नो क्लैरिटी ऑफ रोल्स है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए स्केलर चेन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है कोई अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मतलब लोअर लेवल जैसे मैं बोला, हाई लेवल पे कॉल करेगा, सर ये हमको दिक्कत है, फिर वो बोलेगा मिडिल को, मिडिल वाला बोलेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट को, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। और इसके कारण कौन क्या रोल निभा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये। तो ये हो गया आपके सारे 9 प्रिंसिपल, और बाकी आपके 6 प्रिंसिपल की 5 प्रिंसिपल्स, और 5 प्रिंसिपल जो है हम अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना बाकी के 5 हेनरी फेल्स के प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है सर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में बेसिकली क्या है, ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है सर, मैन और मटेरियल का सब चीजें फिक्स रहती है, अरेंज्ड रहती हैं एक वे में, जैसे कि सर ये जो सब मटेरियल है, ये गुड्स है या फिर ये रॉ मटेरियल है, आपको इस लोकेशन से मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उठाकर ले आइए। और या फिर कि कोई मैनेजर है, मैनेजर का सर ये ऑफिस यहाँ पर है, या फिर उनका लोकेशन ये क्या बोलते हैं इस वाले फील्ड में है, या फिर इस वाले बिल्डिंग में इस रूम नंबर में, जिससे कि क्या होता है ना, एफिशिएंसी बढ़ती है और इफेक्टिविटी भी बढ़ती है। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें होती हैं, लोग कंफ्यूजन में नहीं होते और चीजें क्लियर रहती हैं, ठीक है ना। तो उसके 2 पॉजिटिव पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पहला क्या है सर, अवॉइडिंग वेस्टिंग ऑफ टाइम। इससे क्या होता है, जब चीजें सारी अरेंज्ड हैं, सिस्टमेटिक वे में हैं, तो टाइम वेस्ट बहुत कम होता है। और क्या होता है सर, बहुत ही स्मूथ वर्किंग होता है। सिंपल सी बात है, चीजें क्लियर रहेंगी तो एवरीथिंग विल रन स्मूथली। देन लेट्स सी 2 नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अगर मतलब हम चल रहा है तो उसको अगर अवॉइड कर रहे हैं तो क्या होगा, अवॉइड करने से मैन एंड मटेरियल जो भी है रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, सही यूज उनका होगा नहीं, और चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में या फिर कहें तो गोल मटोल होने लगेंगी। देन आता है सर कॉजिंग डिले। जब चीजें गोल गोल घूमने लगेंगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है सर कि टाइम डिले होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस होगा, ठीक है। अब चलते हैं सर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यहां पर इक्विटी नॉट इन द सेंस इक्विटी आपका कैपिटल है, यहां पर इक्विटी का मतलब है सर
इक्वलिज्म का यहाँ पे बात हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है नो नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म बट इक्वल ट्रीटमेंट। यहाँ पर आपको कोई नेपोटिज्म नहीं चलेगा कि हमारा रिश्तेदार का है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, तो इसको हम ज़्यादा रेम्यूनरेशन दें या फिर इनको कम काम दें जिससे कि हमारी मित्रता बढ़े या फिर रिलेशन हमारा कोई भी चीज़ अच्छा हो। फेवरेटिज्म भी नहीं चलेगा कि हमारा पास का वाला है, दोस्त वाली है या फिर वाला है, यहाँ पे वो सब फेवरेटिज्म नहीं चलता है। बट इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो फेल्स यही बोल के गए हैं कि अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट हर किसी एम्प्लॉय से करते हैं तो आपका ना एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रेट बहुत ही अच्छा बढ़ता है। एम्प्लॉई आपकी कंपनी से सेटिस्फाई बहुत ही अच्छे होते हैं ना। जैसे कि आप उनको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो और मोटिवेटेड भी होते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है कि आपके प्रति वो लॉयल रहे और काम अच्छे से करें, है कि नहीं। अब लेट्स मूव टू द टू नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सो व्हाट आर दे? फर्स्ट इज डिससेटिस्फैक्शन। अगर आप जैसे कि मान लीजिए इक्वलिटी करते हो तो जो लोग सही में अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल उनके वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं कि सर हमको तो कुछ आप एक्स्ट्रा कर नहीं रहे हो क्योंकि हम तो आपको एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं लेकिन आप बदले में हमको कुछ नहीं दे रहे हो। तो ज़्यादातर लोग का क्या सोचते हैं कि अगर हमको सही कहीं से वैल्यू नहीं मिल रही है ना तो हमें भी उस फॉर्म में या फिर उस जगह पे वैल्यू नहीं देनी है। तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर आपका? इंक्रीज टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है जब कोई कंपनी, एक कोई एम्प्लॉई आपके कंपनी में आया है ना, तो वो फिर से आपकी कंपनी में आया, ज्वाइनिंग लिया, काम किया 2-4 महीने, उसके बाद वो रिटर्न चला गया, तो इसी को हम बोलते हैं टर्नओवर, है ना। तो इंक्रीज टर्नओवर, टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। डिससेटिस्फेक्शन होंगे लोग, सही से आप उनको ट्रीट नहीं कर रहे हो, कुछ स्पेशल जो सही में स्पेशल कर रहे हैं, तो क्या होता है ना सर, लोग भागने लगते हैं आपके फर्म या फिर बिजनेस से। ठीक है सर। तो चलिए अब देखते हैं सर आपका स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल। यहाँ पे टेन्योर का मीन्स है कि लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हैं, ठीक है, ट्रेनिंग लिए हैं, मोटिवेशन लिए हैं, 2-4 महीना एक्सपीरियंस भी लिए हैं, उसके बाद वो रिटर्न चले गए ड्यू टू सम रीजंस। उनका कोई भी रीजन हो सकता है कि साहब आप सैलरी कम दे रहे हो, आप उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हो, या फिर आपका कंपनी के रिलेटेड कुछ वो सुन लिए होंगे उल्टा फुल्टा किसी से कि आप फ्रॉड कंपनी हो, आपके पास कैपिटल नहीं है खुद का, या फिर इन फ्यूचर आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे कि उनका फैमिली पे इफेक्ट पड़ सके या फिर उनका सैलरी पे इफेक्ट पड़ सके, या है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो टेन्योर उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब लोग ज्यादा छोड़ के नहीं जाने चाहिए। मान लीजिए 100 व्यक्ति आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन किए हैं लेकर, तो कम से कम सर 4 से 10 लोग, इतना है मैक्सिमम है कि उतने लोग अगर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे और कम हो सके आपका ये टेन्योर लोगों का, है ना। तो अगर स्टेबिलिटी रहता है ना कि लोग जा नहीं रहे हैं, बार बार फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो उससे 2 आपके पॉजिटिव इफेक्ट है। क्या सर? कि एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि आप जो ट्रेनिंग में खर्च किए हो, उनको मोटिवेशन देने में खर्च किए हो, उनको चीजें सिखाने में खर्च किए हो, तो इससे वो जल्दी चीज सीखते हैं और उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, मतलब कम टाइम में ज्यादा आउटपुट वो लोग दे पाते हैं। देन आते हैं सर नेक्स्ट आपका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि सर टाइम कोई वेस्टेज यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि अगर नए लोग बार बार आएंगे तो हमको ज्यादा उनको ट्रेनिंग में खर्च करना पड़ेगा, मोटिवेशन में खर्च करना पड़ेगा, टीचिंग में, है ना। तो ये सब नहीं लगता है, रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा वेस्ट होंगे, तो ये सब उतना नहीं होता जब स्टेबल रहेगा। लेकिन जब इनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा सर कि इनस्टेबल हो जाएगा, तो क्या क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपका टेन्योर खराब हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर स्टेबिलिटी ही ज़्यादा ही कुछ हो गया, जैसे कि आपके गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं कि एक बार अगर नौकरी ले ली तो भैया रिटायरमेंट तक आपका कोई दिक्कत नहीं है आपकी नौकरी की, तो यहाँ पर यही नहीं होनी चाहिए ये। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई परमानेंट सोच लिया है कि मैं तो परमानेंट रहने वाला हूँ इस फॉर्म में या फिर इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे को क्या चिंता है, तो उससे 2 प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। क्या सर? कि कोई वो इनिशिएटिव नहीं अपनाएंगे, कुछ नया चीजें वो ट्राई नहीं करेंगे, जिससे कि
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वही पुरानापन रहेगा, वही कुछ नया चीज वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो कि आज के नया वैल्यू जो दे पाएंगे आप। ठीक है, और क्या एक प्रॉब्लम खड़ा करेगा सर, लेथर्जिक बहुत ज्यादा बना देगा, उनको आलसी बना देगा। होते हैं ना आपके जितने भी सरकारी नौकरी वाले आप आसपास देखिएगा, उनके पेट निकले होते हैं, कुछ हो ना हो तोंद जरूर निकला रहेगा और ऊपर का बाल उड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आलस ही उनका मेन कारण है, क्योंकि उनको पता है कि उनका नौकरी जाने वाला नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट भी, स्टेबिलिटी इन टेन्योर को भी ज्यादा ही हमको प्रमोट नहीं करना है। थोड़ा अगर लोग जा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, नो इशू। देन आता है सर इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये क्या कहता है सर? इनिशिएटिव का मतलब होता है सर टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप फॉर समथिंग, जिससे कि आप क्रिएट कर सको कुछ चीजें। तो पावर ऑफ थिंकिंग आउट अ प्लान एंड एंश्योरिंग इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी प्लान आप सोच रहे हो, चीजें सोच रहे हो, और उसको सक्सेसफुल कैसे करोगे ये भी आप करके दिखा रहे हो। तो उससे दो फायदा हो सकते हैं सर, बिलोंगिंग ऑफ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। जब आप मान लो एम्प्लॉय और मैनेजर में बातचीत हो रही है तो इससे क्या होता है ना कि एम्प्लॉय समझता है ये तो सर अपने ही हैं, हम इनसे कितना अच्छे से एक रिलेशन बन जाता है, तो चीजें स्मूथली रन करती हैं। और क्या होता है सर, एंकरेजिंग एम्प्लॉयज को एंकरेजमेंट मिलती है कि क्या बात है भाई, नया नया आइडियाज दे रहे हैं हम, तो हमको पर्क्स एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो चलो हम भी देते हैं। तो और भी लोग एंकरेज होंगे नए नए आइडियाज के साथ, जिससे कि एक हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन बिल्ड रहेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, देन आते हैं आपके दो नेगेटिव पॉइंट्स। अगर ये इनिशिएटिव वाली जो चीजें हैं ज्यादा होने, प्रमोट होने लगी, तो दो चीज हो सकती है आपकी। पहला है डिससेटिस्फैक्शन। जो लोग थोड़े क्रिएटिव नहीं हैं, वो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड फील्ड में हैं, तो उनके साथ डिससेटिस्फैक्शन ये होता है कि कुछ अगर नया क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं, लॉयली अपना काम कर रहे हैं, तो उनमें ये थोड़ा मोटिवेशन कम हो सकता है कि सर हम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम बस पड़े हुए हैं। तो वो पड़े नहीं हुए हैं, वो लॉयल है कंपनी के साथ और वो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो वहां पर ये दो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर, अफेक्ट देयर वर्क। जब ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे तो उनका मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपका काम भी खराब हो सकता है। ठीक है ना, तो ये दो चीजें आपको भी याद रखनी चाहिए अगर इन फ्यूचर आप भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, देन फोर्थ प्रिंसिपल क्या है कि स्प्रेड दी क्रॉप्स। स्प्रेड नहीं बोलेंगे को स्प्रेड दी क्रॉप्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई जो है आपका साइलेंट है ना, ई। इसका मतलब क्या होता है सर, कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क among the employees. तो what are the positive points that will happen when we apply or promote spread the crops? The 2 points are develops the team spirit. इसके वजह से क्या होता है ना सर, जब हम चीजों को टीम वर्क में करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो टीम स्पिरिट बहुत ज्यादा डेवलप होता है, लोग बहुत जोश में होते हैं और चीजें अच्छे से कर पाते हैं। देन आता है सर इंप्रूव्स परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, क्योंकि बोलते हैं ना खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। मतलब अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आप उसको देख कर सोचते हो कि अरे यार मैं भी तो कर सकता हूँ, और आप भी मेहनत करने भी लगते हैं। तो आप भी ऐसे फ्रेंड सर्कल को छोड़िए जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं, वैसा फ्रेंड सर्कल को चूज कीजिए जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। देन द 2 नेगेटिव पॉइंट्स व्हिच विल occur when spread the crops will promote extensively. The 2 points are avoiding work. जब ये चीजें ज्यादा हो जाएंगी टीम वर्क वाला, तो एक बंदा क्या सोचेगा, जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं। वो वाला एक कहानी याद आ गया, बच्चे में पढ़ा था कि एक कुआं है और एक कुएं में सभी पानी दूध डालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक आदमी सोचता है मैं क्यों डालूं, मैं पानी डाल देता हूँ, पानी में डाल दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, दूध पानी तो नहीं बन जाएगा। तो ऐसा वो नहीं सोचता है, पूरे गांव वाले सोचते हैं कि चलो मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब सुबह होता है और पता चलता है कि कुएं में दूध की जगह से पानी ही पानी है, तो वही वाला है कि लोग अपना काम अब सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी तो कर रहे हैं ना। तो वो चीज यहाँ पे होती है। देन आता है सर सेकंड पॉइंट आपका, डिस्करेजेस एफिशिएंट पर्सन। जो लोग सही में एफिशिएंट हैं, अपना काम को लेकर लॉयल हैं और उनमें कुछ एक अलग ही प्रतिभा है, कहते हैं ना, तो उनको बहुत डिस्करेजमेंट मिलती है कि सर हमारा भी क्रेडिट ये टीम ले गई। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमें टेल्स ने दिए हैं। तो कुछ 4 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है सर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि
जब भी हम कोई डिसीजन मेक कर रहे हो, कोई प्रॉपर वर्क डन करने जा रहे हो, तो हमें साइंस की सुननी है, किसी की एक इंडिविजुअल की नहीं सुननी है। मतलब समझे नहीं सर? और ये बताओ, ठीक है। तो साइंस ज्यादा किया जाएगा, मतलब कोई भी काम करने से पहले रिसर्च देखी जाएगी, स्टडीज को स्टडी किया जाएगा और ज्यादा प्रोसेस पे फोकस किया जाएगा, ना कि किसी के इंडिविजुअल के पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर उनके फीलिंग्स से या फिर उनके इंट्यूशंस पे, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से काम होगा, साइंस के हिसाब से, किसी इंडिविजुअल के हिसाब से काम नहीं होने वाला। दूसरा पॉइंट है आपका सर कि हार्मनी होनी चाहिए और नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि झगड़ा नहीं होने चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, टीम मेंबर में कलेक्टिवनेस होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, उन सभी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन कैसे संभव है? बाय वेरियस वे, बहुत सारे तरीके से, जैसे कि गैंग प्लान हम देखे थे, कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ही अच्छा हो गया था। और जब न्यू इनिशिएटिव, हम अभी पीछे पड़े हैं कि न्यू इनिशिएटिव कोई लेता है तो बंदा मोटिवेट होकर काम को जल्दी करता है या फिर कमिटमेंट लेता है, तो ये सारी चीजें हार्मोनी बढ़ाती हैं। और डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा हूं महेश दल्ले, है ना। डिस्कॉर्ड, झगड़ा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके काम को सही से करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े, ना कि रिसोर्स आपका वेस्ट हो, टाइम वेस्ट हो, एनर्जी वेस्ट हो। झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। देन आता है सर आपके थर्ड प्रिंसिपल पे, जो कि सर कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉर्पोरेशन मींस सर कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो बाय द हेल्प ऑफ द टीम वर्क, टीम मेंबर्स के साथ आप मिलकर काम करो, ना कि किसी इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप काम करो या फिर उनके अकॉर्डिंगली काम करो, उनके गोल्स को काम करो, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है और ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ विद सिंगल पॉइंट, ना कि ज्यादा झोल माल वाला, है ना। देन आते सर आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। इस पॉइंट में देखो, यहाँ पे वर्कर का डेवलपमेंट का साइन भी बना दिया है मैंने। यहाँ पर क्या कि आप वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग दो, प्रॉपर उनको क्या बोलते हैं एजुकेशन दो, उनको बराबर आप मोटिवेशनल सेशंस करवाओ, जिसके वजह से उनका क्या हो ना, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो और उनका डे बाय डे नॉलेज भी इंक्रीज हो। तो ये यहाँ पर बताए हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टेक्निक्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं, जो कि हमको टेल्स ने दिए हैं, फेल्स इतने दिए नहीं है। तो यहाँ पर बुक में कुछ उन्होंने 8 यहाँ पे टेक्निक्स दी हुई हैं, तो उनको चलिए हम 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है सर आपका फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शन का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक फंक्शन और फॉर्मेनशिप का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलिस्ट बंदा होना चाहिए पर्टिकुलर काम के लिए, एक पर्टिकुलर बॉस होना चाहिए या फिर मास्टर ऑफ दैट फील्ड होना चाहिए। हर एक्टिविटी के लिए एक डिफरेंट बंदा होना चाहिए जो कि चीज़ों को बहुत ही प्रिसाइजली करवा सके, कम टाइम, बेस्ट एफिशिएंसी के साथ और बेस्ट आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड कर सके, किसको, बिजनेस को, है ना। तो जैसे कि अब इसी को अचीव करने के लिए टेल्स ने किया क्या था अपने पुराने टाइम्स में, जब वो अपना कंपनी को बड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने ये सारी चीजें को अपनाया, तब जाके एक सक्सेसफुल कंपनी को उन्होंने बिल्ड किया। आप उनके बारे में इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो, है ना। तो पहला क्या किया उन्होंने, प्रोडक्शन यूनिट को अलग कर दिया और प्लानिंग यूनिट को अलग कर दिया पूरा। तो प्लानिंग यूनिट में कौन कौन ऐसे बंदे होते हैं जो कि मास्टर होते हैं उस फील्ड में। सबसे पहला सर रूट क्लर्क होता है। रूट क्लर्क मतलब वो बंदा जो कि रूट बता रहा हो कि सर ये काम इस तरीके से, इस प्रोसेस से हो रहा है, तो आप इसी तरीके से करोगे तो बेस्ट एफिशिएंसी के साथ आउटपुट आपका आएगा, ठीक है। और क्या सर, टाइम क्लर्क होता है जो कि टाइम बताता है कि इस पर्टिकुलर काम को इतना टाइम लगना चाहिए और इस पर्टिकुलर काम को इतना टाइम लगना चाहिए। कॉस्ट क्लर्क वहां पे वही बताता है कि अगर आप इतना ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में यूज करते हो तो इसका कॉस्ट कम हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो वो बताने वाला स्पेशलाइज बंदा ये है प्लानिंग डिपार्टमेंट का। अब प्रोडक्शन यूनिट में भी अलग अलग टाइप्स के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि सर आपका गैंग बॉस हो गया। गैंग बॉस क्या करता है, लोग को, जो टीम है उनको मोटिवेट करने के लिए काम करता है।
और क्या करता है एक गैंग बॉस, यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरियस इक्विपमेंट्स और टूल्स को कलेक्ट करता है जिससे कि लोग सही से काम कर सके जैसे ही वो फैक्ट्री में आ रहे हैं, तो गैंग बॉस वो करता है। देन आता है सर आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है सर, वो इंश्योर करता है कि सारी चीजें एक ऑप्टिमम स्पीड से चल रही हों, ज्यादा स्पीड भी नहीं कि ज्यादा स्लो भी नहीं, एक मीडियम रेंज में चल रही हो जिससे कि चीजें स्मूथली वर्क कर सके, ठीक है, और टाइम से पहले आपका काम हो जाए। देन आपके रिपेयर बॉस आते हैं। ये रिपेयर बॉस क्या करते हैं, रिपेयर बॉस ज्यादातर क्लीनिंग, सर्विसिंग और रिपेयर्स ऑफ मशीन का काम देखते हैं। इंस्पेक्टर क्या करते हैं, इंस्पेक्टर रेगुलर चेक करने आते हैं कि सर वो वाले इंस्पेक्टर नहीं, पुलिस वाले नहीं, मतलब इंस्पेक्टर मतलब जो इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है, टाइम टू टाइम आपके महीने में, हफ्ते में बार बार आते हैं और हर दिन चेक करते हैं, एक लेके जाते हैं सर ये काम इतने टाइम में खत्म हो गया, वर्कर्स इतने टाइम पे खाने गए, रेस्ट किए, या फिर इतने टाइम के बाद वो फैक्ट्री से बाहर गए। ये सारी चीजें आपका संभालता है सर इंस्पेक्टर। देन आ जाता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये टेक्निक क्या कहता है सर, टेक्निक ये कहता है कि आप चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दो और सिंप्लीफाई कर दो ताकि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी बढ़ जाए। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि सर सेटिंग सम स्टैंडर्ड्स इन एनी फॉर्म। आप एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड बिल्ड करो कि सर एक एम्प्लॉय इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना, इतना उसको स्किल्स होने चाहिए ताकि वो हमारे कंपनी में आ सके और अच्छे से वर्क कर सके, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, रॉ मटेरियल के लिए आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि रॉ मटेरियल एकदम फ्रेश होना चाहिए, 10 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, या फिर इतना प्रोसेसिंग उसका होना चाहिए जो भी फैक्ट्री में आ रहा है। देन मशीन्स के आपके स्टैंडर्ड होने चाहिए कि सर हम तो मशीन्स वही यूज करेंगे जो कि जापान के टेक्नोलॉजी का हो, नॉट इंडिया। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं ना। देन टूल्स हो, टेक्निक्स हो, वेट्स हो, मेजर्स हो या फिर क्वालिटी हो, सब टॉप नॉच क्वालिटी का होना चाहिए जिससे कि उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, सेटिंग सम स्टैंडर्ड्स इन एनी फॉर्म। देन आता है सिंप्लीफिकेशन। सर सिंप्लीफिकेशन क्या होता है सर, डिटरमाइनिंग द लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स, साइज एंड वेराइटीज। कोई भी आपका प्रोडक्ट है कंपनी में तो आप ज्यादा वैरायटी मत करो, ज्यादा टाइप उसका मत करो, साइज भी ज्यादा मत करो। एक पर्टिकुलर साइज में एक पर्टिकुलर वैरायटी का चीज आप बनाओ जिससे कि आपका टाइम कम हो, एफिशिएंसी ज्यादा बढ़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने इनिशियल डेज में जो हमारी कुरकुरे कंपनी है वो सिर्फ एक ही फ्लेवर का कुरकुरे बनाती है जो कि आपका मसाला तड़का है। इससे क्या हुआ, उनका टाइम बहुत ही कम हुआ और क्योंकि उस टाइम उनका बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया, कंपनी बूम हो गया, बच्चे घर घर कुरकुरे लोग खाने लगे, स्नैक के बजाय कुरकुरे, समोसे के बजाय कुरकुरे खाने लगे। इससे क्या हुआ, बूस्ट बहुत मिला तो उनको अब बहुत सारी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर वो बहुत ज्यादा वेराइटी रखते उस समय तो क्या होता, उन्हें वो डिस्टर्ब हो जाते, उनका एनर्जी डाइवर्ट हो जाता। इसलिए उन्होंने सिंप्लीफाई शुरुआत में रखा। फिर जब वो ग्रो कर गए, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी हो गई, तो उन्होंने अलग अलग फ्लेवर्स भी निकालने शुरू किए। क्यों, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिया और मशीनरी उनकी बहुत ज्यादा है और मार्केट में डिमांड भी आपका एक स्टेबल है, ज्यादा हाई नहीं है, जिसके वजह से उनका कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा रन कर रहा है। तो इससे क्या फायदा होता है सर सिंप्लीफिकेशन करने से, सर बेटर कंट्रोल होता है और वेस्टेज का बहुत ज्यादा एलिमिनेशन, मतलब बहुत ज्यादा कम वेस्टेज होता है चीजों का। और स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या होता है, परफॉर्मेंस एनहांस होता है और साइज एंड शेप एक फिक्स्ड रूप ले लेती हैं। अब चलिए अब हम समझ लेते हैं अपने 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 जो भी आपके टेक्निक्स थे टेल्स के, वो सारे, ठीक है ना। तो पहला हमारा है सर फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब होता है सर थकान। तो थकान को स्टडी करना कि जो आपका वर्कर है कब मतलब पॉज ले रहा है थक कर, कब पॉज ले रहा है, उसका ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन, कितने देर के लिए वो थक कर मतलब रेस्ट कर रहा है और कितनी बार कर रहा है, मतलब हर 1 घंटे पे या फिर हर 2 घंटे पे, हर 4 घंटे पे रेस्ट ले रहा है या फिर जल्दी रेस्ट नहीं ले रहा है, 3 घंटे काम कर रहा है फिर एक बार 15 मिनट का रेस्ट ले रहा है। तो इसको स्टडी करने को ही हम फैटिग स्टडी करते हैं। तो ये सब करने से क्या होगा ना, कंपनी को पता होगा, मैनेजमेंट को पता होगा कि आपके लेबर्स
कितने बार थकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं, जैसे कि उनको चाय पानी का दिक्कत है या फिर बिस्किट हो गया, कुछ भी जिससे कि वो कंज्यूम करके उनको रिफ्रेशमेंट हो जाए और वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सके नेक्स्ट टाइम। और क्या कंपनी को पता होगा कि सर इतने टाइम में तो हमारे वर्कर्स रेस्ट करते हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ भी मतलब गाना बजा सकते हैं या फिर थोड़ा सा माहौल लाइट करने के लिए उनको थोड़ा मोटिवेशनल स्पीचेस दे सकते हैं, जैसे कि फिर से बोले ना, काम करने में उत्साह होगा और उत्साह होगा तो उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए फैटिग स्टडी किया जाता है। देन आपका आता है सर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या मतलब स्टडी किया जाता है कि वो साइंस एंड थंब रूल वाला जो रूल नहीं था जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है प्रिंसिपल्स में, कि साइंस की मानी जाएगी नहीं कि किसी इंडिविजुअल की। तो वो मेथड स्टडी में मतलब कि काम वैसे ही होगा जैसे कि साइंस बता रहा है, मतलब रिसर्च बता रहा है, जैसे नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा बता रहा है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि ये चीज़ ऐसी होगी या फिर ये चीज़ ऐसी होगी, तो उनके हिसाब से नहीं चलेगी। देन आते हैं आपके 5th नंबर टेक्निक पे, जो कि आपका है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है, बेसिकली टाइम को स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए वर्कर्स के लिए कि वो काम करें लगातार, जैसे कि 3 घंटे 4 घंटे, किसी किसी कंपनी में 6 घंटे तक ये आवर्स जाते हैं। और स्टैंडर्ड टाइम ऑफ जॉब कि सर जॉब करने का पूरा टाइम कितना, जैसे 9 से 9 कोई कहाँ पे जॉब आपको प्रोवाइड किया जाता है, बैंक्स में जाता है आपको 10 से 5 का जॉब होता है, प्राइवेट कंपनीज में आप सुबह को 10 बजे जा रहे हो और रात को 10 बजे आ रहे हो, फिर भी काम खत्म नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो इसको अप्लाई करना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंपनी में, जिसकी वजह से एफिशिएंसी, फिर से बोल रहा हूं मैं, और इफेक्टिविटी बढ़ जाए। जो भी आपका बिजनेस स्टडीज है ना, इसी के अराउंड है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी चीजों को लेकर के, ठीक है। और क्या होता है सर, स्टैंडर्ड टारगेट्स अकॉर्डिंग टू स्किल्स। आप टारगेट सेट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल या फिर अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, जिससे कि फिर से बोल रहा हूँ मैनेजमेंट इंप्रूव होता है कंपनी का। और एक चीज स्टडी होता है टाइम स्टडी में कि सर नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं और वो एक पर्टिकुलर वर्क को, एक्टिविटी को कितने दिन में परफॉर्म करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे कंपनी को पता है, तो उससे वो क्या कर सकते हैं, वर्कर्स के लिए ज़्यादा टाइम बढ़ा सकते हैं या फिर टाइम उनके अकॉर्डिंगली उनको कुछ भी, जिससे कि उनको फायदा हो, किसको, वर्कर्स को और कंपनी को भी बाय हैंड, ठीक है ना। देन आता है आपका नेक्स्ट जो है आपका सर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है, बेसिकली देखिए यहाँ पे आपके वर्कर्स जो मोशन कैसे कैसे कर रहे हैं, कब कब क्या क्या मोशन कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसे कर रहे हैं, तो सब अनप्रोडक्टिव है, बातचीत कर रहे हैं, घूमने निकल गए हैं या फिर थक के बैठ गए हैं, थक के भी नहीं बैठ गए, ऐसे वैसे मजाक मस्ती ठहाके मार रहे हैं, तो ये सारी चीजें अनप्रोडक्टिव है। तो ये सारी चीजों को कंपनी ना क्या करते, डिटरमाइन करती है, मूवमेंट को डिटरमाइन करती है कि वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव, और अगर पता लग गया कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो उनको कट डाउन कर देंगे। कैसे, उनको बता करके कि आप ये चीज़ें मत कीजिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो या फिर कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो। देन कंपनी और क्या करती है मोशन स्टडी में, ये सब चीज़ों को देख करके कि उनका मोशन कैसा है या फिर ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है क्या उनको मशीन यूज़ करने में, तो उस हिसाब से वो मशीन ऐसे डिज़ाइन करते हैं, टूल्स ऐसे डिज़ाइन करते हैं जो कि उनका लेबर को कम कर सके और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रिड्यूस कर सके, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं सर नेक्स्ट टाइप ऑफ आपका टेक्निक पे, जो कि आपका है डिफरेंशियल प्लेस वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है सर, पे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड एफिशिएंसी। जो जैसा काम करेगा और जिस स्पीड से काम करेगा उसको वैसा ही आप पे करोगे। इससे क्या फायदा है, जो लोग अच्छे से काम करते हैं, मोटिवेटेड हैं और उनको किसी की जरूरत नहीं है, क्लियर है माइंडसेट, तो वो लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, वो और इफेक्टिविटी के साथ आपको काम करके वो लोग टाइम पर देते हैं, ठीक है। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा मिलेगा। एक कहावत है ना, जैसा देता वैसी पूजा, तो वैसा ही है। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड एफिशिएंसी उनको पे किया जाएगा। देन आते हैं सर आपका 8th एंड लास्ट टेक्निक,
मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन से इसका मतलब है कि अपनी मेंटलिटी, आपके एटीट्यूड, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस को चेंज करना। कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच झगड़ा हो रहा है, वर्कर्स बोल रही है कि हमें ज़्यादा देर तक खटवा रहे हैं या फिर लॉन्ग आवर्स तक हम से वर्क करवा रहे हैं, इनके इक्विपमेंट्स भी अपग्रेडेड नहीं हैं, वर्किंग कंडीशन भी ठीक नहीं है सर, चाय पानी भी टाइम पर देते नहीं। वर्कर्स का हमेशा रहता है कि मैनेजमेंट को दोष लगाते हैं। मैनेजमेंट भी क्या बोलता है, ये लोग ढंग से काम करते हैं नहीं। कहाँ बोलते हैं, मतलब जब केस जाता है कोर्ट में तो ये दोनों मतलब सामने सामने होते हैं तो एलिगेशंस लगाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये काम करते ढंग से है नहीं, पैसा किस चीज़ का लेते हैं क्या पता, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए एलिगेशंस नहीं लगानी चाहिए। एटीट्यूड का चेंज कीजिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए चीज़ों को लेकर के और दोनों पक्षों को समझिए, है ना। और क्या, कॉर्पोरेशन बिटवीन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो या फिर हाई लेवल मैनेजमेंट हो, सब में कॉर्पोरेशन मैंडेटरी है ना। तो ये इससे मेंटल रिवॉल्यूशन होगा। इससे क्या फायदा होगा, कंपनी को बेनिफिट है, एफिशिएंसी इफेक्टिविटी के साथ काम होगा। और इसी के साथ ये वीडियो हो गया यहीं पे खत्म, ये चैप्टर भी वन सिंगल शॉट में कंप्लीट। और इसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो है ना, उनका पीडीएफ मैं बना करके आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ विथ आंसर्स। आप वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए, बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। और एक बात जाने से पहले कि एग्जाम से जितना हो सके लिख के प्रैक्टिस कीजिए, मत सोचिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपने आप को इन 40 दिनों के लिए पूरा आइसोलेट कर लीजिए, भूल जाइए कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस आप और आपका एग्जाम, ठीक है। और इसी के साथ चलिए, हरिओम, जय जगन्नाथ।